रात में जो 155 आंकड़ा पहुंच गया था उसमें 3 गिरावट। अच्छा, अभी देखिए अनंत को हम जितने रिलैक्स होकर देख रहे हैं यहाँ पर हम अनंत को। अमित जी, अनामिका जी और विभोर जी जरा गौर फरमाइएगा। हमारे ये जो पत्रकार बगल में बैठे हैं ये इतने रिलैक्स हैं और ये कल से बहुत रिलैक्स है क्योंकि ये गुजरात का दौरा करके आए थे और इनको ये बात पता थी कि वहां पर क्लियरली बीजेपी जीत रही है। इतना बड़ा मैंडेट होगा और कांग्रेस 20 पर सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी 6 पर हो जाएगी। आपने सोचा था? हम जब बात कर रहे थे अपने सोशल मीडिया चिट चैट पर तो अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा आप क्या बातें कर रहे हो, जीत गई। कल हम जब बात करें तो हमने उस समय मैंने एक बात बोली थी कि कांग्रेस जिसे साइलेंट कैंपेन कह रही है वो वास्तव में रणछोड़ दास वाली स्थिति तो नहीं है। साइलेंट किलिंग होगी। तो वो जिसको साइलेंट कैंपेन कह, क्योंकि मैं जब जिन इलाकों में गया मुझे वहां पे कैंडिडेट्स थे, प्रचार कर रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि बमुश्किल 15 से 20 कार्यकर्ता कैंडिडेट के साथ, और जिन सड़कों पे जिन इलाकों में वो निकल रहे उनके विधायक है, ठीक है, और जिन कैंडिडेट्स के साथ वो निकल रहे थे, जब उनकी रैलियां निकल रही थी तो मुझे वैसा, बड़े नेताओं की रैलियां अलग बात है, लेकिन जो गली गली का प्रचार होता है और बीजेपी रिलीजियसली जिसे कहते हैं कि एकदम पूरे संगठित तरीके से, चाहे वो उनके छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे वो उनके नेता हों, अगर नेता डोर टू डोर कैंपेन पे निकल रहे पूरा काफिला निकल रहा है। हाँ, और इसी ताकत को बनाने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, संगठन को मजबूत करने के लिए। नवजोत, एक चीज और हो रही है, देखिए इस देश में जो एक ये बड़ी गलत पॉलिटिक्स सेट हो रही है कि सारे चुनाव मोदी जी एक और बाकी वर्सेस एक और। तो चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, वहां भी मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, विधानसभा हो, हर जगह। तो इस नैरेटिव से इस देश को बाहर निकलना पड़ेगा। हर ये बीजेपी के लिए भी खतरे है, बीजेपी के लिए भी ये खतरे की बात है। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपको जो देखिए, जो कांग्रेस ने गलती की थी, हम कवि और सटायर करने के अलावा भी हम लोग एक आम जनता, आम मानस, हम पे भी वोटों का फर्क पड़ता है, हमारे भी वोटों का फर्क पड़ता है। आप देखिए पहले यही होता था कि जैसे एक समय में कांग्रेस थी, वो सारा का सारा फोकस उनका गांधी परिवार हुआ करता था, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अब जाके शुरुआत की है। वही हाल बीजेपी का है कि बीजेपी भी एक पर्टिकुलर एक मोदी जी के नाम पे ही सारे चुनाव लड़ रहा है। वैक्यूम की बात हम नवजोत मैं सुबह से कर भी रहा हूं कि जब गुजरात में आप जाके देखेंगे जी, तो वहां पर एक ही नाम चलता है जी, मोदी, और वो नाम चलता है मोदी। उस वैक्यूम को अभी वहां की लोकल लीडरशिप फुलफिल नहीं कर पाई। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर लोगों के सामने माइक रखो जी, आपका मुख्यमंत्री कौन है ये नहीं पता है, वोट किसको देंगे, मोदी को देंगे, ये भी नहीं पता है कौन सी पार्टी क्या, नहीं मोदी को वोट देंगे, मुख्यमंत्री नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ मोदी। तो वो जो वैक्यूम है गुजरात में वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है जितना मैंने महसूस किया। हो सकता है कि भूपेंद्र भाई पटेल आने वाले दिनों में, क्योंकि सीएम कैंडिडेट वही, आने वाले दिनों में वो अपनी ऐसी छवि गढ़ पाए, लेकिन फिलहाल वैसा मुझे नहीं दिखा। वहां पर केवल एक आदमी का सिक्का चलता है और वो है नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके की रैलियां, 36 रैलियां उन्होंने की है और उसका असर मुझे नंबर्स में दिखाई दिया। उन्होंने पूरे गुजरात को समझाया, उन्होंने 36 रैली करके बाकी सबको 36 का आंकड़ा दिखा दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मेरे पास भी हर बात का उत्तर है। कहीं ना कहीं तो आप योगी जी को तो मानते होंगे ना, उनको भूलने की कोशिश भी ना करें। नहीं, वो भी गए थे गुजरात में भाई, उन्होंने भी करके देख लिया। तो योगी जी भी हैं और ऐसा नहीं है। सौराष्ट्र में उनकी कई रैलियां हुई थी और ये सौराष्ट्र वाले नंबर में जो उलटफेर हुआ है, चलिए हम क्रेडिट कह सकते हैं कि हम उनको भी दे सकते हैं, और उसका भी असर है जो 152 तक पहुंचा है। जी बिल्कुल, उनका भी असर है जो हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, जनता पर ये योगी जी का असर उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आ रहा है। क्यों शिवपाल जी, इसीलिए तो खुश हो रहे हैं। देखिए हमने शिवपाल जी तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि ये पकड़े गए। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीजों में अनामिका जी हमसे थोड़े ही हमारे लपेट लिया गया, हमारे तो थोड़े से ही दूर पे आपका जो है मायका भी है, बुंदेलखंड शुरू हो जाता है। मैं तो आपकी भी बहुत कदर करती हूँ। आपने पिछले दिनों मेरा उद्धार करने का जो प्रयास किया था, इस बार नहीं वाकई मैं दिल से बहुत, हमारी जब हम जीत जाएंगे तो हम एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो, और जयराम ठाकुर भी जीत गए। बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज दी है वो यही है। आपको बताएं, हिमाचल कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को बहुमत है। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर 6ठी बार चुनाव जीत गए हैं। जयराम ठाकुर 20,000 मतों से, थोड़ा करेक्ट कर लें इसे, 20,000 मतों से चुनाव जीते हैं
तो एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। विधानसभा के लिहाज से देखें तो 20,000 मतों से जो चुनावी जीत है वो एक बड़ी जीत है। नहीं, देखिए जीत तो होनी ही थी और जयराम जी जीते हैं। और जो अभी बात कर रहे थे कि हम लोग की जो मोदी फैक्टर है, इस देश को उस मोदी फैक्टर से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और ये जनता को भी निकलना होगा और बीजेपी को भी इस पे फोकस करना होगा कि मोदी जी के अलावा भी जो है जो लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन है, उसको आप डेवलप कीजिए, कोई भी हो। चलिए इस बीच में मैं एक बहुत अच्छी सी बात सुना देती हूँ, फिर आप उंगली थोड़ी देर को नीचे कर लीजिए। स्वागत है। सुनिएगा कि सहूलियत से झुला दे जो उन्हीं झूलों को चुनती है। हाय हाय, क्या बात है। सहूलियत से झुला दे जो उन्हीं झूलों को चुनती है, सुधरना जिनका हो मुमकिन उन्हीं भूलों को चुनती है। बहुत बढ़िया। और अनंत जी, आज मुझे ऐसे लगता है कि इस स्टूडियो की बात पूरे देश में जाएगी, जो आपने भी कही है, नवजोत जी ने भी कही है और खासतौर से अमित जी ने कही है कि उस जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको भरने की बहुत जरूरत है। अनामिका जी, जरा 1 मिनट के लिए हम सीधा जरा वरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, हिमाचल में जो असमंजस की स्थिति है, फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 35 पर कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर आई है और बीजेपी 30 पर। वरुण, वहां पर क्या रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हिमाचल का इतिहास सब जानते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की अधिकतर ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन हाँ, इस बार बीजेपी लगातार ये उम्मीद करके चल रही थी क्योंकि 5 साल का कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने लगातार वहां पर जो है वो पिछले कुछ दिनों में रैलियां करी, खुद गृह मंत्री ने वहां पर जो है वो 12 से ज्यादा वहां पर जनसभाएं और रैलियां करी हैं। तो ऐसे में करीब 27 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हैं वो हिमाचल के दौरे पर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो ट्रेंड अभी तक निकल के आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार जो बहुमत नजर आ रहा है, ऐसे में परिस्थितियां निश्चित तौर पे जो है वो बीजेपी ऑफिस में अगर कहा जाए तो खुशनुमा मौसम जरूर नजर नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात के साथ हिमाचल जीतने की सोच भी जो है वो बीजेपी की थी और यही सोच के साथ लगातार जो है दोनों जगह फोकस किया जा रहा था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब पहले हिमाचल के चुनाव घोषित किए थे तो ऐसे में बीजेपी ने पूरा दमखम जो है वो हिमाचल चुनाव में लगाया। जितनी रैलियां थी, जितने नेता थे, जितने जो है वो मंत्री थे और खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के तमाम दौरे ऐसे लगाए गए जिससे सारी चीजें मैनेज हो पाए। लेकिन उसके बाद इस प्रकार के ट्रेंड आना, इस प्रकार के नतीजों की अभी तक बात जो सामने निकल के आ रही है, निश्चित तौर पे बीजेपी के हिसाब से निराशा वाली स्थिति अभी तक नजर आ रही है। जी। और देखिए वरुण, जिन 3 की हम बात कर रहे थे, सत्येंद्र चौहान से जब हम बात कर रहे थे, शिमला से जो खबर मिल पा रही थी वो ये कि 5 में से जो 3 थे, हालांकि अभी वापस से कंफर्म करना होगा कि क्या ये वही 3 हैं जो बीजेपी से बागी हुए थे। उस सिचुएशन में भी अगर हम देखें तो 35 ही बनता है बहुमत का आंकड़ा, बिल्कुल नेक टू नेक कांग्रेस जीते। बीजेपी ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और अगर ये 3 वही है, 7 भी आ जाता है तो भी 33 बनता है, यानी तब भी कांग्रेस ही अपर हैंड में रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी अगर हम इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जैसे कांग्रेस 35 है, बीजेपी 30 और 3 अन्य हैं, और इन अन्य में भी वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली जीते हैं लेकिन बीजेपी से नहीं निकल कर आए हैं, तो फुल फ्लैट ये माना जाएगा कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी वहां पर। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि इस चुनाव में जिस तरीके से आनंद भी जिक्र कर रहे थे, खुद गुजरात वो होकर आए हैं, हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस ने ना चुनाव लड़े ढंग से और ना ही कांग्रेस ने उस प्रकार से एक्टिवनेस दिखाई। बड़े नेता जो हैं वो भारत जोड़ो आंदोलन में लगे रहे। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो फील्ड पर लेकिन वरुण, क्या उस भारत जोड़ो आंदोलन का कोई मैसेज दिखाया, वो तो दिखता है, वो तो क्या उस भारत जोड़ो आंदोलन का कोई मैसेज यहां पर काम किया? तो फिर अगर ग्राउंड पर बड़े लीडर्स नहीं थे तो फिर इस जीत का श्रेय कौन लेगा? देखिए, इसमें 2-3 कारण हो, हार के कई सारे कारण होते हैं जो समीक्षा के बाद ही निकल के आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्या मौजूदा सरकार से लोग नाराज थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, क्या वो वजह थी? क्या कुछ ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि जब 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास तो आप ए या बी ही चुनते हैं, तो बीजेपी या फिर कांग्रेस आपको चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में मौजूदा सरकार से क्या कुछ कमियां, कुछ नाराजगी थी जिसकी वजह से कांग्रेस की तरफ से सारा वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। दूसरी बात है, जहां तक मेरी बात हुई वहां पर लोगों से, कांग्रेस के प्रति पिछली बार जब सरकार थी कांग्रेस की, इससे पहले, तब भी वहां पर कांग्रेस के प्रति इतनी नाराजगी नहीं थी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का गेन करना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आया और बुनियादी तौर पर जो वहां के लोकल लीडर्स हैं उन्होंने मेहनत करी, जिसके बाद ये वोट बैंक बिल्कुल वैसे ही हाल हो गया वरुण। ये जरूर है कि अगर बड़े नेता या
जी, अगर बड़े नेता कहीं ना कहीं मेहनत कर लेते, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी उसमें से शायद इधर मूवमेंट ज्यादा होता, तो शायद ये आंकड़े जो अभी तक आपको नजर आ रहे हैं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती थी। दूसरी बात, गुजरात की भी हम और अगर हिसाब ले ले तो गुजरात में भी कांग्रेस का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है वो ये समझाता है कि कांग्रेस ने गुजरात में एक कदम भी आगे रखने की कोशिश नहीं करी, जिससे क्या हुआ कि जो उसका अपना मौजूदा वोट बैंक था वो सब की सब आम आदमी पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नजर आया। तो जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, शायद अगर बुनियादी तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप इस इलेक्शंस में बहुत हद तक ध्यान देती तो शायद नतीजों में आपको और ज्यादा या फिर जब आप खुद कमजोर पड़ जाते हैं, देखिए थ्योरी सीधा यही कहती है कि दूसरा आप पर विजय नहीं प्राप्त करता, आप खुद हार जाते हैं। 2017 में हाल बिल्कुल वैसे ही था, सीनियर लीडरशिप ग्राउंड पर नहीं थी। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, अमरिंदर सिंह अकेले पूरे कैंपेन को लीड किया और फिर उसके बाद सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। लेकिन यहां पर बिल्कुल वही बात है, लोकल लीडरशिप जो है वो मेहनत करती है, 35 तक की सीटें लेकर आती है, सीनियर लीडरशिप का उतना सपोर्ट वहां पर नहीं होता है। और वही चीज चाहे वो हिमाचल की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, वो कहीं ना कहीं लैग की। यहां पर बहुत सारे सवाल उठेंगे कि फिर उस भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या? अगर आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो वहां से क्यों नहीं दोनों राज्यों की तरफ संदेश मिला? और क्या आपका फोकस सिर्फ 2024 है? तो ये तमाम सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुड न्यूज टुडे है, दोनों राज्यों में गुड न्यूज आई है जनता के लिए, क्योंकि वोट जनता ने दिए हैं, जनता ने अपनी मर्जी से सरकार चुनी है और ये जनता की चुनी हुई सरकार है। जी, आप दिल्ली को कैसे भूल गए? नहीं, तीन राज्यों में आएंगे जी। हाँ, क्या दिल्ली? क्या दिल्ली में भी तो आई है ना, तीन जगह गुड न्यूज दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं ना, अभी तो दो विधानसभा चुनावों की बात कर रहे थे। ऐसा है, बहुत वर्षों बाद हमें ये खुशखबरी सुनने को मिली है और अब हमने पहले भी कहा था रोटी अलट्टी पलट्टी रहनी चाहिए। अभी तक तो हम केवल हार की समीक्षा करते थे और हार की समीक्षा कर रहे थे। अब पहली बार हमारे लिए भी ये अचंभे वाली स्थिति है, तो अब जीत की समीक्षा हमको करनी पड़ेगी कि ये मॉडल हम जो बाकी जगह चुनाव होने वाले हैं, अगर हम हिमाचल में कार्यकर्ताओं के बल पर जीत सकते हैं तो कार्यकर्ताओं पे ही फोकस किया जाए। अच्छा दीदी नहीं, यहाँ पर अनंत एक चीज और गौर करने वाली होगी। यहाँ पर नंबर 30 है, देखिए 30 है। चैन से जीने नहीं देंगे, चैन से सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान वाला हाल देख लिया आपने। आप जो समीक्षा है ना, हार की समीक्षा, आप फिलहाल अन्य की रक्षा और अपनी भी रक्षा कीजिए। ये प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वहाँ पर हम शिक्षा भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं और बुलडोजर भी चला रहे हैं और अच्छी सड़कें भी दे रहे हैं। भूल रहे हैं आप, नया अभियान है। अच्छी सड़कें देने की अब कोशिश कर रहे हैं, अभी आरंभ हुआ है। वो पिछले समय में थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन अब उस पर हमारा फोकस है। जय हो, जय हो बाबा की। तो मैं हाँ, हम नहीं भूलते हैं आपको, आप हर जगह विद्यमान हैं। थैंक यू। आप बोलिए। मुझे ये मेरे तो राज्य में है ही, आप मेरे बोलने देते हैं। देखिए डबल इंजन की बातें कर रहे हैं जी, क्या दिल्ली में हमारा डबल इंजन नहीं आया क्या जी? आ गया, बिल्कुल आ गया। और ये बधाई के पात्र हैं। अभी प्रियंका दीदी कह रही थी ना कि वो हमारी सरकार आई है रोटी लट्टी पलट्टी में एक चीज। अरे भाई अजीब बात कर रहे हैं आप समीक्षा की बात कर रही थी प्रियंका दीदी। वंदे भारत चलवा दीजिए, अभी आप आ जाएंगे कि हमें वहां से नहीं मिल रहा, वहां से हमें दिल्ली से कुछ नहीं मिल रहा। देखिए जी, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा जी, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। आप बोल लीजिए, लेकिन आप इसके अलावा आप दिल्ली मुझे दे दो, मैं ये कर मैं ये दूंगा। कहना चाह रही थी कि जो मैं बोल रही थी वो मैं बोल लेती हूँ, आप लोग चुप जी, आपका स्वागत है। देखिए, महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। प्लीज आप तो जहाँ बात छूट गई थी वहीं कह देती हूँ, थोड़ा सा झूम लीजिए, खुश रहिए, इतना मत लड़ा कीजिए। आप सुनिएगा कि नजाकत से झुला दे जो उन्हीं झूलों को चुनती है, नजाकत से झुला दे जो उन्हीं झूलों को चुनती है, सुधरना जिनका हो मुमकिन उन्हीं भूलों को चुनती है। ये जनता है जिसे चाहे उसी को ताज पहना दे, ये जनता है जिसे चाहे उसी को ताज पहना दे, कभी कांटों को चुनती है, कभी फूलों को क्या चुनती बात है, है। वाह। और पिछले 7 बार से गुजरात में फूल को ही चुनती है जी, कमल को। देखिए आपकी हरकतें ऐसी रही तो अगली बार भी फूल को ही चुना जाएगा। वो फूल को चुन रहे हैं और हम फूल बन के रहेंगे। अच्छा, वैसे राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि जो गुजरात के नतीजे आए वो हमारे लिए आश्चर्य की बात है और इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मैं मत रहो, राजनाथ सिंह जी के तो आनंद है,
श्रेय दूसरों को देने के, और अगर वो श्रेय नहीं भी देंगे तो श्रेय हम ले लेंगे जी, ले लेंगे ना जी, ले लेंगे जी, हम तो श्रेय ले ही लेते हैं जी। चलिए सीधे हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं और ये बातचीत जारी रहेगी। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता मिलन के पास। अहमदाबाद में जश्न का माहौल है। मिलन, क्या तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं? हमने देखा रंगारंग माहौल तो वहां पे हो ही चुका है, नाच गाना चल रहा है, लोग झूम रहे हैं, गरबा डांस कर रहे हैं, वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां पर इस समय क्या तस्वीर है? कोई नेता पहुंचे हैं क्या? ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಮೋದಿ 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 ಅನ್ನುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? ಮೂಲವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. लगता है संपर्क हमारा अभी मिलन से स्थापित नहीं हो पाया। दरअसल वहां पर खूब ज्यादा शोर है और जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज काफी ज्यादा है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम भी वहां पर बज रहा है, तो आवाज हमारी लगता है कि ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। जैसे मिलन से संबंध स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। इस बीच ये तस्वीर हम आपके सामने दिखा दें, और ये तस्वीर मुझे लगता है नवजोत अब कंसोलिडेट होती जा रही है। स्थाई नंबर इसमें ये होता जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 सीट का, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हिमाचल की बात करें कि 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 30 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस और 3 पर अन्य। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो 182 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 153 पर बीजेपी, 19 पर कांग्रेस, 6 पर आप और 4 पर अन्य। और सीधे अब हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से मिलन का, जो इस समय अहमदाबाद में मौजूद है। मिलन, इस समय की तस्वीर वहां पर क्या है? और जो हमने आपसे पहले भी पूछा था कि कार्यकर्ता तो भारी संख्या में पहुंच चुके हैं, लेकिन पार्टी के जो बड़े स्थानीय नेता हैं, क्या उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है या अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा और कंसोलिडेट होने दें? जी देखिए, बिल्कुल हाल ही की जानकारी के मुताबिक सी.आर. पाटिल अपने दफ्तर में इस वक्त रुझानों को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है 12:30 बजे तक वो यहाँ कमलम पहुंच जाए। आपको दृश्यों में कुछ दिखाना चाहती हूँ कि जब हम गुजरात की बात करते हैं, जब हम माहौल और यहाँ पर हर्षोल्लास की बात करते हैं, तो गरबा जरूर होता है। यहाँ पर जो महिलाएं आपको गरबा करती हुई दिख जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी मिलन लौटेंगे आपके पास। देखिए, लोग जीत के जश्न में इस कदर डूबे हुए हैं कि हमारी संवाददाता की आवाज भी फिलहाल हम नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन अनंत, देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, हम जब बीजेपी को देख रहे हैं कि 151, कांग्रेस 20, आप 7, अन्य 4, लेकिन वहां पर एक और पार्टी थी जो चुनाव लड़ी है, AIMIM पार्टी, जिनको बार बार ये कहा जा रहा था, खास तौर पर उनका फोकस कहा था गोधरा एरिया में, जिनको बार बार ये कहा जा रहा था कि बाकी पार्टियां कह रही थी वोट कटवा पार्टी है, लेकिन वो भी वहां पर पहुंचे। और ओवैसी जी कहां है इस वक्त, कुछ अता पता नहीं है। देखिए, जहां तक मैंने एक छोटी सी बात नवजोत मैं कह लूं, उसके बाद फिर हम ओवैसी जी से प्रतिक्रिया ले लेंगे। लेकिन जहां तक मैंने देखा वहां पर ओवैसी जी का, जो मुझे उनकी रणनीति पोल प्लैंक नजर आता है ओवैसी जी का, वो अभी चुनाव जीतने के लिए या फिर किसी राज्य पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो मुझे उनकी सोच, फ्यूचरिस्टिक सोच नजर आती है एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, अभी आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखेंगे, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पॉकेट्स में बटा हुआ है, उनके चेहरे पॉकेट्स के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी जो ट्राई कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में वो जा रहे हैं, वो खुद को एक नेशनल मुस्लिम लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक सर्वमान्य नेता के तौर पर वो स्थापित कर सकें, इस मुस्लिम वोटर्स के जहन में वो स्थापित हो सके। तो उसका प्रयास उनका ये चल रहा है, उस दिशा में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो बिहार जाते हैं, इसलिए वो यूपी जाते हैं, वो उत्तराखंड जाते हैं। नहीं होता। अब आप यहाँ गुजरात ही देख लीजिए, गुजरात में कितनी आबादी है मुस्लिम वोटर्स की, क्या लग रहा है आपको कि वो उनकी पार्टी की तरफ गए, क्योंकि वो भी तो बटा हो। एक और इसमें फैक्टर आ जाता है सामने, जो मैंने यूपी में भी देखा और मैंने उसमें भी देखा, वो देखो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना उनका काम है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर ये सामने आ जाता है कि जो कुछ एक वोट बैंक्स हैं, जो कुछ एक वोटर्स हैं, उनकी सोच ये रहती है कि अगर वो एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में लेकर चलते हैं, तो उनकी सोच ये रहती है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को दें, भले ही वो कोई इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। तो यहां पर जब ये फैक्टर काम आता है, तो वहां पर ओवैसी पिछड़ते हैं, लेकिन वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा के बेसिकली मुझे लगता है कि वो अपने भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, हम चलेंगे ओवैसी जी से पूछेंगे, लेकिन इस बीच हिमाचल में और पिक्चर क्लियर। 37 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य, 38 पर
28 पर, माफ कीजिएगा, बीजेपी। ये हिमाचल की तस्वीर है। लेकिन ओवैसी जी से ही पूछ लेते हैं हाल क्या है फिलहाल उनका। हाल कैसा है जनाब का? हम तो गए थे लड़ने, लेकिन वहां पे ये छोटा रिचार्ज पहुंच के उसने सब खराब कर दिया। ये जो छोटा रिचार्ज आया ना बाबा, इसने वहां पे जाके सब कुछ माहौल चौपट कर दिया। तो इसको ना खुदाई मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अपना तो अपना नुकसान किया, हमारा भी नुकसान किया। लेकिन याद रखना, देखिए जी, हमें कह रहे हैं कि हमने जाके चौपट कर दिया मामला सब। इनसे पूछे, जब इन्होंने बिहार में जाके लालू जी के बेटे का मामला चौपट करा, तब कहां गई थी इनकी राजनीति? हमें सिखा रहे हैं, हम तो खुद आपसे सीख रहे हैं जी, वोट कैसे काटी जाए, मेरा मतलब इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। वोट कैसे काटी हाँ, आप हमें छोटा रिचार्ज बता रहे हैं जी, लेकिन आपका तो टॉक टाइम ही खत्म है। 38 कांग्रेस, हमारा 38 कांग्रेस, 27 बीजेपी हिमाचल। काफी क्लियर पिक्चर हो रही है। पहली बार हुआ है नवजोत, ये पहली बार। हाँ। चलिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कुछ दिन पहले कि मोदी जी ने हमें एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल दिया है जिसकी 3 प्रमुख विशेषताएं। एक, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, यानी 22 साल हो गए और आगे भी भविष्य में भी वो जारी रहेगा। दूसरा, मॉडल विच डिफाइज द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जैसा आप कह रही हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज की मान्यता, उसकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं अंतर आता है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और तीसरा, एक ऐसा मॉडल हर चुनौती के बाद और ज्यादा मजबूत होता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो भूकंप आया, प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में आपने देखा आपदा की चुनौती आई कोविड की। और वो इसलिए कि इसमें बहुत अधिक, मुझे लग रहा है ये भी एक शोध का विषय रहेगा शोधकर्ताओं के लिए, कि जिस प्रकार की निष्ठा, निरंतर परिश्रम, प्रयास और फोकस के साथ मोदी जी ने इस देश को ये प्रशासन देने का एक कामयाब कोशिश की है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीबों के कल्याण की जीत है। एक विश्वास जो देश को प्रधानमंत्री पर है, ये उसकी जीत है और ये निरंतर होती जाएगी इस देश में, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है। उसके बीच में कोई भी रुकावट अब देश की जनता आने नहीं देना है। अरे ये झूठे लोगों की बातें मत करो, ये सारे झूठे लोग। तो आपने जितेंद्र सिंह को सुना, आपने रविकिशन को सुना। रविकिशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं और जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। और सब लोगों का कहना यह है कि जो जनता ने विश्वास जताया है गुजरात में बीजेपी पर, वो बेसिकली पीएम मोदी का जो मॉडल जिसको लेकर वो आगे चलते हैं, बीजेपी जिस विकास के मॉडल को लेकर आगे चलती है, उसकी जीत है। और कोई भी प्रचार काम नहीं आया। आखिरकार जनता ने बीजेपी पर ही विश्वास जताया। लेकिन ये विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है हिमाचल में जाकर। और हिमाचल में एक बड़ा जो चर्चा का केंद्र था वो यही था कि राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा। बीजेपी ये दावा कर रही थी कि वो इस बार रिवाज बदल के दिखाएंगे। 3 दशक से ज्यादा से जो लगातार सिलसिला चला हुआ था उसको वो बदल के दिखाएंगे। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, इस वक्त कांग्रेस 38 और बीजेपी 27, क्या तस्वीर वहां से 3 अन्य के खाते में? ललित, देखिए नवजोत, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के लिए सुखद खबर हिमाचल प्रदेश से। फिलहाल कांग्रेस 37 सीटों पर फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी है वो 28 सीटों पे लीड कर रही है। यानी जो 35 का जादुई आंकड़ा है उसको कांग्रेस ने क्रॉस कर दिया है। इस वक्त हम हॉली लॉज में मौजूद है और ये वही पावर सेंटर है जहां से कांग्रेस चलती है वीरभद्र सिंह के समय से। और अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो समर्थकों का जमावड़ा है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ जा रहा है। फिलहाल शुरुआती दौर में जरूर कांटे की टक्कर है वो देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से बड़े जो कांग्रेस के नेता है, चाहे हम प्रतिभा सिंह की बात करें, शुरुआती समय से वो कह रहे थे कि 40 का आंकड़ा है कांग्रेस है वो आसानी से छू लेगी। और फिलहाल अभी 37 सीटों पर कांग्रेस आगे लीड कर रही है। उसके अलावा 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन है वो 50 से लेकर 500 के आसपास है। यानी कांग्रेस के लिए फिलहाल सुखद खबर हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य से। जी ललित, यानी कि जो आप आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर बेहद कम है, कहीं पर बीजेपी कम वोटों के अंतर से आगे है, कहीं पर कांग्रेस कम वोटों के अंतर से आगे है। यानी कि जो टैली हमारे सामने है ये कहा जाएगा कि आखिरी बॉल तक या आखिरी ओवर तक ये मैच जाने वाला है।
निश्चित तौर से देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें, क्योंकि पहले से जो इंटरनल सर्वे है तमाम पार्टीज ने कर रखे थे और बीजेपी कांग्रेस है वो शुरुआती समय से ही अपने आप को आश्वस्त मान रही थी कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो जीत कर आएगी। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर्स इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि बेहतर तरीके से यही समझा पाएंगे। देखिए, शुरुआती समय में लग रहा था कि कांटे की टक्कर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पेटियां हैं खुलनी शुरू हुई, कांग्रेस लगातार लीड कर रही है। क्या आप आश्वस्त हैं कि अभी भी 40 का आंकड़ा क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि मैजिक फिगर 35 से वो क्रॉस कर दिया? डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को और वोटर्स को जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। निश्चित तौर पे जब से ये कैंपेन चला है, हमने पहले ही कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे चुनाव जो है जीतने जा रही है और सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रही है। आज आपके सामने है मैजिकल जो फिगर रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं, पर अभी और भी जो है समय के साथ हम 8 से 7-8 सीटें जो है और जीतेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, कांग्रेस ने इस बार अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज की थी। किस स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि आप रिसर्च टीम का पार्ट रहे हो कांग्रेस का, किस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने कदम को बढ़ाया था आगे? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। हम लोकलिज्म पे लड़े इलेक्शन, और एक लोकल पर्टिकुलरिज्म जो एक थ्योरी होती है उसको हमने आगे बढ़ाया। ये इलेक्शन हिमाचलियत बनाम हिंदुत्व था और हिमाचल के लोगों ने हिमाचलियत को चुना है, लोकलिज्म को चुना है और वीरभद्र विकास मॉडल को चुना है। जैसे कि आपने देखा पिछले 5 साल जयराम ठाकुर ने इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं किया, तो वो भी लोगों के जहन में था। और मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन हम जीत रहे हैं और हिमाचलियत और वीरभद्र विकास मॉडल ही हमारे दो, यानी कि इस रिसर्च या स्ट्रैटेजी या नैरेटिव का ललित, जो कांग्रेस के लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनमें हम राहुल गांधी को भी काउंट करते हैं, ये लोग कैंपेन में उस तरीके से नजर नहीं आए और लोकल लीडरशिप के सहारे एक प्रकार से कांग्रेस ने पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है। तो ये जो लोकल लीडरशिप है, ये इसको अपनी मेहनत का नतीजा मानती है या इसका भी श्रेय जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के उनको देना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने इस बार स्ट्रैटेजी चेंज की थी, क्योंकि इंटरनल फाइटिंग है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रोकने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में की। और जैसे ही राजीव शुक्ला को इंचार्ज बनाया गया, उसके बाद से तमाम जो 3 से बड़े लीडर्स हैं उनको कोई ना कोई बड़ा पद है वो दिया गया, जिसमें प्रतिभा सिंह है, उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनको पद दिया गया। उसके साथ मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी लीडर उन्हें बनाया गया। यानी तमाम जो बड़े लीडर्स थे उन्हें कलेक्टिवली एक चेहरे के साथ है उतारा गया। उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जो विकास मॉडल है उनके नाम को भी आम जनता के साथ जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो लोकल मुद्दों पर ही लड़ा गया, कभी भी उस इलेक्शन को नेशनल लेवल पर नहीं ले जाया गया। यानी जयराम बनाम जो हिमाचल है उसको इस इलेक्शन को रखा गया और नरेंद्र मोदी यानी जो प्रधानमंत्री उनके साथ कभी भी इस इलेक्शन को नहीं रखा गया। और इसी का जो फायदा है वो जरूर कांग्रेस को मिला, क्योंकि अगर हम 2 से 3 बड़े मुद्दों की बात करें, जिसमें ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, उसके साथ साथ बागवानी का एक बड़ा मुद्दा और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस है वो आम जन के बीच गई। और फिलहाल इस वक्त जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस मैजिक फिगर 35 को क्रॉस कर चुकी है और कुछ सीटें ऐसी है जहां पर जो मार्जिन है वो 100 से लेकर 500 के बीच है। और उन्हें उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जैसे जैसे राउंड और खुलेंगे, वहां पर भी जो कांग्रेस है लीड को और आगे बढ़ाएगी और 40 का जो फिगर है उसको क्रॉस करेगी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ललित, हमने पिछले चुनाव में देखा था कि बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी, कांग्रेस के हिस्से 24 सीटें आई थी। क्या ये माना जाए जो फिगर्स इस समय सामने आ रहे हैं कि तस्वीर इस बार पलट रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी दोहरा रही है और बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के पाले में आ रहा है? देखिए, सबसे अहम बात अगर समझना हो हिमाचल प्रदेश को, पिछले 4 दशकों से खास तौर पर जब भी सरकार है वो हमेशा बदली है
और इस बार बीजेपी ने जो नारा दिया था कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, और कांग्रेस ने लगातार इसी बात को आगे रखा है कि जो 4 दशक पुराना रिवाज है वो फिर से दोहराया जाएगा। और फिलहाल यही इस वक्त दिखता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर पिछले 37 से 38 सालों से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सरकार बदली है, तो फिलहाल जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो जादुई आंकड़ा है उसको क्रॉस कर चुकी है और लगभग 39 सीट इस वक्त कांग्रेस अपने खाते में ला चुकी है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो 26 के आसपास है फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही, जबकि अगर हम ललित, मुझे लगता है तो 3 इंडिपेंडेंट ललित आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप हिमाचल में कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह जी के घर के बाहर मौजूद हैं और एक जो काउंटिंग शुरू होने से पहले ही उनका एक बयान सामने आ गया था, वो ये था कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उसका लब्बो-लुबाब ये था। तो क्या वो एक किस्म का अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर रही हैं? क्या वो सेंट्रल लीडरशिप को ये जताना चाह रही है कि वीरभद्र के परिवार के पास ही सीएम की कुर्सी आनी चाहिए? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो सूखो हैं तो वो क्या करेंगे, और इसके अलावा जो और लोकल लीडरशिप है, जो और पार्टी के चेहरे हैं, वो क्या करेंगे? विधायक तय करेंगे, सेंट्रल लीडरशिप से तय होगा, ये तमाम मसले यहां पर खड़े हो जाते हैं। देखिए, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा, और खास तौर पर अगर हम कल की बात भी करें, कल भी जिस तरह से हमारी प्रतिभा सिंह के साथ बातचीत हुई थी, विक्रमादित्य जो उनके सुपुत्र उनके साथ बातचीत हुई थी, और आज सुबह भी क्लियर कट जो हिंट है जो स्टेट प्रेसिडेंट है हिमाचल कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, उनकी तरफ से दिया गया कि वीरभद्र लेगेसी को आगे ले जाने के लिए ही हाईकमान ने उन्हें ये मौका दिया है। और खास तौर पर एक तरह से हिंट उन्होंने किया है कि जो विधायक है वो चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह सीएम पोस्ट को लीड करे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अगर हम रेस की बात करें तो 3 बड़े नेता है वो सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह है जो मंडी से सांसद भी है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नदौन से विधायक है और उन्हें कैंपेनिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी बनाया गया था। उसके साथ साथ सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री है, वो भी देखिए हिमाचल के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी भी वहां से लेंगे। ठंडक के साथ साथ गर्मी भी वहां पर आ रही है। आपको हम बता दें कि चलिए फटाफट जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो आपको बता दें हिमाचल के आंकड़े आपको हमने दिखा दिए। अब चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारी निगाहें यहीं पर पूरे देश की टिकी हुई है। 182 में से 182 रुझान आ चुके हैं सीट्स के। बीजेपी की बात करें तो 153 सीटों के साथ बीजेपी देखिए कहां पहुंच गई। अपने ही ट्रेंड को एक तरह से तोड़ते हुए, इतिहास रचते हुए बीजेपी 153 बता दें आपको 153 सीटें जो है वहां वो मिलती हुई दिख रही है, जो रुझान बता रहे हैं। और जो कांग्रेस है 19 सीटें। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो तमाम इस बीच अनंत भी गए हुए थे गुजरात, और तमाम जो रुझान वहां से आ रहे थे और तमाम जो बातें सामने आ रही थी, ये बात सही है कि कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं वही दिख रहा है रुझानों में भी। वोट शेयर भी आपको हम बताएंगे। आम आदमी पार्टी देखिए 6 सीटों पर वहां पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। वोट शेयर के भी साथ ही साथ आप बात कर लीजिए तो बीजेपी का वोट शेयर 54% जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का 27% यहां पर वोट शेयर नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी 13% वोट शेयर यहां पर हासिल करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अन्य के खाते में 6% वोट शेयर है। तो कहीं ना कहीं यहां अगर आप बात करें गुजरात चुनाव की और रुझानों की अभी फिलहाल, जो कि लगभग नतीजों में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं और लगभग नतीजे एक तरह से कह लीजिए आ ही गए हैं, लेकिन इंतजार हमें करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। लेकिन देखिए 193 सीटें बहुत बड़ी बात है। बीजेपी 153 सीटें बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि बीजेपी देखिए 27 सालों से यहां पर लगातार सत्ता में है। 7वीं बार यहां से फिर से सरकार यहां बनने वाली है बीजेपी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात आपको यहां पर बता दें कि इस चुनाव में अमित शाह ने अपने भाषण में इस बात को बार बार दोहराया था और कहा था कि हर लोग बात करते हैं चुनाव के दौरान एंटी इनकम्बेंसी का।
लेकिन इस बार जनता देखेगी कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह साबित कर दिया है। ये जश्न की तस्वीरें जो सामने आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। गुजरात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए रंगारंग यहां पर कार्यक्रम किया जा रहा है और जोश से भरे हुए हैं, लबरेज हैं यहां बीजेपी के कार्यकर्ता और लगातार यहां पर मिठाइयां बंटने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके पीछे यही वजह है, बीजेपी आश्वस्त थी, लेकिन हां यहां साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर कोई साख ना हो आपकी, वहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी उतरी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने यहां पर रैलियां की, चुनावी भाषण उनके दिए, उसमें अगर आम आदमी पार्टी को 6 सीटें जाती हुई दिख रही है तो यह भी एक बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में भरोसा रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो रुझान गुजरात के आ रहे हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सकारात्मक नीतियां हैं उनका ही परिणाम है और मैं गुजरात की जनता को, कार्यकर्ताओं को, सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। और को भी आप सुन रहे थे और श्वेता ने, जो मेरी सहयोगी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने विस्तार से इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो की तस्वीर एक आपके सामने रखी है। और श्वेता, जो अहम बात निकलकर यहां पर सामने आ रही है, मैं अपने टीम से कहूंगा कि हाँ, वोट शेयर जरूर दिखाएं। यहां पर बीजेपी को 54% वोट इस चुनाव में मिला है, जो अब तक के आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी को 13% और अन्य के खाते में 6% है। यहां पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो वोट शेयर का जो आंकड़ा है, अगर हम 2002 से इसकी बात करें तो ये बीजेपी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वोट शेयर के मामले में। 2002 के अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो 49.5% बीजेपी को वोट शेयर था। 2007 में 49.12% था। 2012 में 47.85% था, जबकि सबसे टफ इलेक्शन बीजेपी के लिए माना गया था 2017 का, उसमें भी 49.05% था। लेकिन बीजेपी इस बार कम से कम पिछले चुनाव के मुकाबले अपना 5% वोट शेयर अपना बढ़ा चुकी है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो ये बेहद पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस की वोट शेयर की रही है। यानी कि 2002 से लेकर 2017 तक के चुनाव के अंदर बीजेपी कांग्रेस ने अभी तक कभी भी इतना कम वोट शेयर हासिल नहीं किया है। सबसे कम सीटें इस बार उनके खाते में ये हैं। तो एक प्रकार से यह वोट शेयर का मामला हो, चाहे वो सीटों का मामला हो, बेहद खराब प्रदर्शन कांग्रेस यहां पर करती हुई नजर आ रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन रवि किशन यहां बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ, बड़ा बाबू बड़ा। देखिए, कांग्रेस गुजरात में बालिग हो गए बाबू, 18 की हो गए बाबू, 18 की हो गई। और कांग्रेस देखिए फेल काहे होती है कांग्रेस, इनके नाम में ग्रेस जरूर है लेकिन चुनाव के नंबर में इनको ग्रेस नहीं मिलता बाबू। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जादू चला है, 150 सीटें आए बाबू। मतलब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि जल्द से जल्द आप उनकी टीम में शामिल हो जाए और आप अगर शामिल हो जाए तो उनको जीत मिल जाएगी? ऐसी बात नहीं है बाबू, हमारे मनोज तिवारी जी भी वहां जाने की कोशिश में, लेकिन हम बाबा जी की बहुत बड़ी बात बोल दी, मनोज तिवारी जी जाने की कोशिश में थी। अरे आप गलत समझ रहे जी, श्वेता जी। देखिए, हम गोरखपुर वाले हैं, हम बाबा जी के भक्त हैं। हम बोले बाबा और यूपी वाले बाबा के भक्त। ये गोरखपुर के नहीं है, ये जौनपुर के हैं। चुनाव ये गोरखपुर से लड़ते हैं। अरे आप तो कहीं से भी नहीं लड़ पा रही है और वैसे कहती है लड़की लड़ सकती हो। अभी देखिए अभी आपका यहाँ पे जो है पत्ता साफ होने जा रहा है हिमाचल में। देखिए सिर्फ मैंने ही कहा था कि हमेशा रोटी अलटते पलटते रहना चाहिए, वो भी मैंने ही कहा। आपके भाई ने तो इतनी पदयात्रा की, आपके भाई ने, भैया जी ने तो इतनी पदयात्रा की, आप भी शामिल हुए। वो भैया देखिए, वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। बीजेपी के लिए वो गए थे वहां पे गुजरात में, देखिए रिकॉर्ड तोड़, न हिमाचल गए न दिल्ली। एक बात मैं बताऊं आपको, इसलिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग अन्य जीवी होते हैं, तो इंतजार कीजिए, अन्य जीवी भी वहां पर नया शब्द है, अन्य जीवी। अन्य जीवी, ठीक है, मैं इसको नोट कर लूंगी। हाँ, तो हिमाचल में भी कुछ भी हो सकता है, पेन वो चल नहीं रहा है, आप दूसरा लेकर के नोट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ और जो लोग हारे हैं वो भी सुन लीजिए और जहां जीत हुई है वो भी सुन लीजिए। सुनिएगा कि
जीत किसी को क्यों मिली, कोई गया क्यों हार, जीत किसी को क्यों मिली, कोई गया क्यों हार, इसके कारण क्या रहे, इस पर करो विचार, कि जनता कहती है ये आर। मैंने अभी कहा था ना कि पिछले कई सालों से हम केवल हार की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा की भी हम समीक्षा करने लगे थे। अब पहली बार हम जीत की समीक्षा करने जा रहे हैं। जीत के कारण क्या रहे? नहीं, समीक्षा समीक्षा ये सिर्फ उन बातों की समीक्षा, जब अन्य की एंट्री होगी उसके बाद इन्हें जो समीक्षा करनी है ये उसकी भूमिका बना रही है। नहीं देखिए, अभी और जगह चुनाव, अभी एमपी में चुनाव होने हैं अगले 2 सालों में। हाँ, कर्नाटका में होने चुनाव आप करा लीजिए, सरकार तो हमें बनाइए हिमाचल में। देखिए हिमाचल की बात करें, आप मेरी बात सुनिए, हिमाचल में हमारा पत्ता साहब, गुजरात में आपका पत्ता साहब बाबू, और दिल्ली में दोनों का पत्ता साहब बाबू। मजा आ गया बाबू। अच्छा देखिए, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर और यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है श्वेता। 3 पार्टियां, 3 चुनाव अगर हम देखें, एमसीडी, गुजरात और हिमाचल, तो कैसा दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आती है। इस पर मैं सोच रहा था, दिल्ली की बात करें, आप जीती, कांग्रेस बीजेपी हार गई। हिमाचल की बात करें, कांग्रेस जीती, बीजेपी आप हार गई। गुजरात की बात करें तो बीजेपी जीती, कांग्रेस आप हार गई। तो सबकी थाली में कुछ ना कुछ चला गया। आनंद जी, एक चीज और देखिए आप कि ये दिल्ली का जो एमसीडी का कल चुनाव हुआ है, ये अपने आप में बड़ा पेक्यूलियर चुनाव है। यहाँ यही जनता लोकसभा में 7 सीट बीजेपी को देती है, विधानसभा में सारी सीटें आपको देती है, एमसीडी में बहुमत देती है। तो एक बड़ा एक नहीं, लेकिन यही देखिए ना, मुद्दे अलग होते हैं। देखिए, जब लोकसभा चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा होते हैं अलग होते हैं, एमसीडी अलग। देखिए 15 सालों से कब्जा था बीजेपी का एमसीडी में, लेकिन अब ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे सोच रहा वो है, यहाँ पर करो फ्री वाली पॉलिटिक्स पर, उस पर कलम ने कुछ लिखा है क्या? कभी कर हृदय तो ये सोच रहा है कि कुछ भी है, कुल मिलाकर पिछले बार जो वादा किया था कि यमुना से झाग साफ करेंगे, इस बार कूड़े का ढेर भी इनके सरमत्थे मढ़ दिया गया है। तो अब वो उससे नहीं लिया है, सरमत्थे नहीं मढ़ा है। उन्होंने बाकायदा जनता को प्रणाम करते हुए और ये कहा है कि प्रधानमंत्री भी सहयोग करें और हम कूड़ा साफ करेंगे। अब तो देखना और मैंने आई लव यू भी बोला है जी जनता जी को। अरे आप तो यहीं मौजूद है, भूल कैसे? अनामिका जी ने एक बात कही, क्या बात कही थी आपने? मैं भूल गया। आपने झाग वाली बात की यमुना जी की। एक बात बताइए जी, हम टीवी में क्या देखते हैं जी? कमाल की बात क्या है, ये हमेशा झाग वाली बात ही भूल जाते हैं। अच्छा सुनिए, आप यमुना में झाग की बात कर रहे हैं जी। हमने टीवी पे सुना है कि दाग अच्छे हैं, और जब दाग अच्छे हो सकते हैं तो झाग अच्छे हो सकते हैं। वाह 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 वाह, ये कितने। अरे भाई देख लीजिए, इनका इन्हें देखकर लगता है कि हंस तो हंस, बाग अच्छे लगते हैं। ये सुन लीजिए, छठ में ये लोग कोई केमिकल लेके आए थे, वो तो हम कैमरा लेके पहुंच गए थे, तब जाके भी दिखाया था किस तरह से केमिकल डाल के झाग जो है वो कर रहे देर के थे। लिए। अरे अब देखिए कूड़े का क्या करते हैं, अभी थोड़े दिन बाद चिल्लाएंगे कि अरे मनोज तिवारी जो है वो आ गया, वो कैमरा लेके आ गया, कैमरा लेके आ गया। अरे मोदी जी ने नहीं करने दिया, मोदी जी ने नहीं करने दिया। कहीं अनंत जी, जो आपने एक बहुत अच्छी बात इस स्टूडियो में रखी है कि गुजरात में इस बात को नकार दिया गया कि वो मेहनत करके खाना चाहते हैं, उन्हें फ्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अभी भी आपने पूछा कभी हृदय फ्री को क्या कहता है, तो मैं जनता की तरफ से कहती हूं कि आपसे फ्री की रेवड़ी, धन्यवाद जी। आपसे क्या कहा है गुजरात की जनता ने, सुनिएगा कि गिद्धों की कर फ्री में ट्रेनिंग, चिड़ियों की रक्षा कर दो। क्या बात। फ्री उनको क्या चाहिए, उन्हें फ्री क्या नहीं चाहिए, वो भी सुन लीजिए, और फ्री उन्हें क्या चाहिए। और बहुत संजीदा बात है जिस पर ये पूरा चुनाव टिका हुआ है, जनता किसे चुनती है और क्या कहती है कि गिद्धों की कर फ्री में ट्रेनिंग, चिड़ियों की रक्षा कर दो, भला करो निर्धन का कुछ के, खत्म यहां भिक्षा कर दो, बिजली पानी वाली टॉफी अब ना बांटो बच्चों को, बिजली पानी रेवड़ी वाली टॉफी ना बांटो बच्चों को, करना है तो स्वास्थ्य फ्री और
फ्री यहाँ शिक्षा कर क्या दो, बात है, वाह, वाह, करना वाह, वाह, है तो स्वास्थ्य फ्री और फ्री यहाँ शिक्षा। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है दर्शकों को भी ये बताने की जरूरत है कि आखिर क्यों ये फ्रीबीज जो है गुजरात में नहीं चल पाया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर पूरे देश से लोग आते हैं जो काम करते हैं, लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो वहां के जो ओरिजिनल निवासी हैं, जो गुजराती हैं, डोमिनेंटली वही वहां रहते हैं, बाहर के लोग थोड़े कम हैं। अब उनके मुद्दे भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक मुद्दा है, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, ये जो तमाम तरह की चीजें दूसरे स्टेट्स में हैं एक मुद्दे के तौर पर, वो यहां पर नहीं है। वहां पर देखिए जितने भी लोग हैं गुजरात में, अमूमन सबका अगर देखिए कि कमाई के मामले में या फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़िया है, अच्छा खासा है, सभी अच्छा कमाते खाते हैं, तो इसलिए वहां के मुद्दे अलग थे। अब केजरीवाल जी ने, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको लगा कि दिल्ली में जैसे कि बिजली फ्री करके, पानी फ्री करके आपने वोट बटोर लिए, हम गुजरात में भी वही फ्रीबीज लेके उतरेंगे तो सब बटोर लेंगे वहां पर। अच्छा लगता है कि आप गुजरात के गाँव में भी नहीं गए, अगर गाँव में जाते तो सारे में तक ध्वस्त हो जाते आपके। एग्जैक्टली। मैं देखिए जी, जहां तक गांव जाने की बात है ना, मैं गुड़गांव गया हूं जी सिर्फ, उसके अलावा कहीं नहीं गया। क्यों? आपके नेताओं ने तो खूब डांडिया खेला, मैं भी वहीं पर थी, मैंने देखा। डांडिया ही खेलने में रहे, ये वहां डांडिया ही खेलने में रहे और इन्होंने मेरे साथ खेल करवा दिया जी। वहां डांडिया खेल रहे थे नालायक, मैं बताऊं, एक कोई जेल में मालिशें ले रहा, कोई गुजरात में डांडिया खेल रहा, ये तो अपना मनोरंजन कर रहे हैं जी। हम गधे, हम गधे। हाँ, एक्चुअली नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी। वो तो आप कह रहे थे कि वो तो फर्जी जनता बताएगी कि आप क्या है। रेवड़ी की जगह थेपले बांटने थे, आपने कहा आप गुजरात मेरा में रेवड़ी फाफड़ा सब फाड़ दिया जी इन्होंने, गुजरातियों ने। नहीं, असल में ये वहाँ पे जो पब्लिक लेके गए थे ना, वो पब्लिक लेकर गए थे भाई, दिल्ली और पंजाब से पब्लिक लेकर गए थे। अब उनको फेफला और वहाँ पे फाफड़ा और क्या मिल रहा था। याद आई, एक और बात याद आई अनंत, जब हम कर रहे थे बुलेटिन तो हमने भी सुना था, आपने मतलब केजरीवाल जी ने कहा था कि वो ज्योतिष कब से हो गया ना, उन्हें तब उन्होंने बाकायदा कहा था मीडिया में, नेशनल मीडिया में कि हाँ लिख के रख लो। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, और जो मैंने कहा था दिल्ली को लेकर, पंजाब को लेकर, वो सारी बातें सही हुई। तो गुजरात को लेकर भी लिख के रख लो कि हम ही जीतेंगे। श्वेता जी, अरे बोलने दीजिए, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे जी, मेरी आवाज दबा रही है। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। देखिए मैं बताऊं, मैं ज्योतिष नहीं हूं जी, थोड़ा बहुत हाथ देखता हूं जी। मैंने कांग्रेस का हाथ देखा और इनका हाथ बिल्कुल खाली है जी। मैं समझ गया था अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव, मेरा मतलब उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। श्वेता जी, वही मैं कह रहा था, आप लोगों ने पेन पे ध्यान नहीं दिया था, उसमें वैनिशिंग इंक थी। उसमें उन्होंने वैनिशिंग इंक से लिखा था, लिख के जो दिया था ना वो मिट गया। जैसे राहुल बाबा ने एक बार दिखाया था, वो लिख के वो फाड़ के फेंका था। इन्होंने ये नकल ही तो करते हैं, इनको आता क्या है? ये केवल यहाँ जाके और कहते हैं हम हर चीज फ्री कर देंगे, अपनी खांसी का इलाज फ्री में करा नहीं पाए। टीम कौन सी है? ए बी सी डी, ये टीम कौन सी है? ये ईडी टीम है। आपको तो बी टीम कहा जा रहा था, आप कौन सी टीम है? हम सब हैं, ABCD सब हैं, बस ईडी नहीं है जी। ईडी नहीं है, वही अल्फाबेट गया। चलिए एक बार तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं श्वेता, और तस्वीर अब आपके सामने है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, और उसकी जो तस्वीर अभी तक रुझानों में निकलकर सामने आई है। 155 सीटें बीजेपी, 17 सीटें कांग्रेस, और ये जीत इस मायने में भी ऐतिहासिक है। चलिए इस पर मैं बाद में बात करूंगा। इस बीच हिमाचल की तस्वीर दिखाएं, 37 पर कांग्रेस, 35 का आंकड़ा बहुमत का, 2 सीटें आगे, 28 पर बीजेपी। रिवाज बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन लगता है राज बदलने जा रहा है, जो हिमाचल की जनता ने फैसला सुनाया है। गुजरात पर आते हैं। गुजरात में बीजेपी की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली जो वजह है इसकी, वो ये समझ लीजिए, माधव सिंह सोलंकी अब तक के चुनावी इतिहास में गुजरात के सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले नेता थे, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। 149 सीट 1985 के विधानसभा चुनाव में वो लेकर आए थे, यानी कि 3.5 दशक तक ये रिकॉर्ड तब भी नहीं टूटा जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर राज कर रहे थे। पहली बात, ये रिकॉर्ड ध्वस्त होता नजर आ रहा है। उनसे ज्यादा सीटें बीजेपी लेके आ रही है। जो बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था, दावा किया था कि इस बार 150 पार, आंकड़ा उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ऐतिहासिक जो क्यों है ये जीत बीजेपी की, इसको समझ लीजिए। ये ऐसे समझिए कि बीजेपी की जो जीत का सिलसिला, यहां से अगर हम 1998 से काउंट करें
और जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था 2002 का, तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें 2017 तक की, तो बीजेपी का जो सबसे ज्यादा स्कोर रहा है वो 127 का रहा है। यानी कि बीजेपी की जीत का सिलसिला जो 90 के मध्य से शुरू हुआ था, वो 2017 तक का जो सिलसिला चला, उसमें बीजेपी का जो स्कोर रहा वो सबसे ज्यादा स्कोर 127 का रहा। और 127 का स्कोर कब था? जब 2002 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था। और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संजय सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जनता का धन्यवाद दे रहे थे और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे यहां पर बैठकर, वो यही कि आम आदमी पार्टी का फोकस बिल्कुल क्लियर था। उन्हें क्या करना है वो भली भांति जानते थे कि चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एक राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है जिसको हासिल करने के लिए वो बेताब थे, उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया और पार्टी खुश है कि उस अपने मकसद में वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, जो मैं बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की बात कर रहा था, तो दूसरे मायने में ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब 2002 में चुनाव लड़ा था, तब भी बीजेपी 127 ही स्कोर कर पाई थी। अब तीसरे मायने में ये जीत ऐतिहासिक क्यों होने जा रही है, इसको भी समझ लीजिए। बीजेपी का जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें जो वोट शेयर आया है वो 54% को क्रॉस कर गया है। और ये वोट शेयर 1998 से लेकर यानी कि 95 से लेकर अब तक 27 सालों के अंदर अगर हम पूरा इतिहास देखें बीजेपी का, तो 50% से ज्यादा का यानी कि 54% के आंकड़े को बीजेपी ने कभी नहीं छुआ। जबकि इस बार बीजेपी ने ये आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया है और ये वोट शेयर जब पूरा टोटल टैली हमारे सामने आ जाएगी फाइनल, तो ये वोट शेयर और बढ़ने वाला है। यानी कि जितने ऐतिहासिक थे, जितने रिकॉर्ड थे, सारे ध्वस्त बीजेपी ने इस बार के चुनाव में किए हैं। श्वेता, बिल्कुल, तो अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बीजेपी, एक बार फिर से आपको हम स्कोर बता देते हैं। 182 में से 182 सीटों के रुझान लगभग आ चुके हैं, जो कि नतीजों में थोड़ी ही देर में तब्दील हो जाएंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ ही हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान हमारे सामने है, बीजेपी को 153 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 19, आम आदमी पार्टी के खाते में 6 और जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें यहां जाती हुई दिख रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, एक ऐसी जीत जो कि खुद शायद बीजेपी ने भी ऐसी एक्सपेक्ट नहीं की होगी।